बहरिया टाउन ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अरबों रुपए के मुश्तरका मंसूबों का तनाज़े अदालत पहुंच गया। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, पेट्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ रावलपिंडी की मुअज़्ज़ज़ अदालत में एक जामे दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि फरीक़ैन के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से जारी मुश्तरका मंसूबों के तनाज़ात को मुतल्लिक़ा मुआहिदों के मुताबिक आज़ाद और गैर जानिबदार आर्बिट्रेटर के जरिए हल करवाया जाए। ये तनाज़ा जब अदालतों तक पहुंचा तो उससे पहले इसके पस मंज़र को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कानूनी तनाज़े को उसकी तारीख से अलग करके नहीं देखा जा सकता। DHA की तारीख का जायजा लिया जाए तो एक हकीकत बार बार सामने आती है कि तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद इसे एक बड़े माली बुहरान का सामना करना पड़ता है। इस बुहरान से निकलने के लिए DHA अपनी जिम्मेदारियों का असरनो जायजा लेने के बजाय उनका बोझ दूसरे फरीक खुसूसन बहरिया टाउन पर मुंतकिल करने की कोशिश करता है। ये कोई एक मर्तबा होने वाला वाकया नहीं, बल्कि एक मुसलसल और दोहराया जाने वाला तर्ज़े अमल है। इसी सिलसिले में 2012 में पहला सेटलमेंट एग्रीमेंट किया गया, जिसके जरिए मुताद्दिद जिम्मेदारियां बहरिया टाउन पर मुंतकिल कर दी गई। फिर 2015 में यही मश्क दोबारा दोहराई गई। इस मौके पर न सिर्फ मजीद जिम्मेदारियां बहरिया टाउन पर डाल दी गई, बल्कि बहरिया टाउन से मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा और डेवलप सीरीन सिटी मंसूबा भी ले लिया गया। बहरिया टाउन का मौक़िफ़ ये भी है कि इसी मौके पर DHA ने वो मुआहिदा भी तब्दील कर दिया जो पहले से मंजूर शुदा और फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में मौजूद था, जिसके नतीजे में दोनों फरीकों के हुकूक और जिम्मेदारियों की बुनियाद ही यकतरफा तौर पर तब्दील कर दी गई। दरहकीकत DHA के रवैये में एक मुस्तकिल पैटर्न नजर आता है। वो मुआहिदों से तमाम फवायद हासिल कर लेता है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आता है तो या तो उनसे पीछे हट जाता है या उन्हें मुअख्खर कर देता है और चंद साल बाद दोबारा नए सेटलमेंट और नई रिकंसिलिएशन की बात शुरू कर देता है। खाम मामला दोछा डैम का हो, जमीन की क्लियरेंस का हो, मुतबादिल अराजी फराहम करने का हो या मुश्तरका मंसूबों की तकमील का, हर जगह यही तर्ज अमल सामने आता है। तकरीबन हर 3 साल बाद यही सिलसिला दोबारा दोहराया जाता है। जब तनाज़े मजीद बढ़ा तो 4 सीनियर रिटायर्ड जनरल्स पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर रिकंसिलिएशन कमेटी JVRC तश्कील दी गई। इस कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद नियाज बतौर को चेयरपर्सन और मेजर जनरल तारिक महमूद और मेजर जनरल असगर नवाज बतौर मेंबर शामिल थे। इस कमेटी ने दोनों फरीकों के तमाम माली, इंतजामी और मुआहिदाती मामलात का तफसीली जायजा लिया, रिकॉर्ड का मुआयना किया, हिसाबात का तकाबुल किया और एक जामे रिपोर्ट मुरतब की। ये मामला महज इल्जामात पर मबनी नहीं, बल्कि एक बाकायदा रिकंसिलिएशन के अमल से गुजर चुका है। वाज़े रहे कि बहरिया टाउन की शमूलियत से कब्ल ही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उन मंसूबों के सिलसिले में अलॉटीज और बुकिंग की मद में तकरीबन 42 अरब रुपए की एडवांस वसूलियां कर चुकी थी और उसके अलावा तकरीबन 4.5 अरब रुपए की मजीद वसूलियां भी की जा चुकी थी। ये हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि इन मंसूबों में इब्तिदाई माली वसूलियां बहरिया टाउन के आने से पहले ही हो चुकी थी। इसी तसलसल में 2022 में DHA ने बहरिया टाउन के खिलाफ तकरीबन 480 अरब रुपए का दावा पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये रकम मुश्तरका मंसूबों के हिसाब से बहरिया टाउन पर वाजिबुल अदा है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि 480 अरब रुपए आखिर पैदा कहाँ से हुए। JVRC की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका मंसूबों में मजमूई कारोबार तकरीबन 81 अरब रुपए का था, जबकि बहरिया टाउन ने अपने अखराजात का मुकम्मल हिसाब पेश किया, जिसके मुताबिक वो तकरीबन 83 अरब रुपए इन्हीं मंसूबों पर खर्च कर चुका था। यानी बहरिया टाउन न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका था, बल्कि अपनी आमदन से भी ज्यादा सरमाया उन्हीं मंसूबों पर लगा चुका था। तो फिर जब मजमूई कारोबार ही तकरीबन 81 अरब रुपए का था, तो 480 अरब रुपए का दावा किस बुनियाद पर कायम किया गया? अदर कारोबार 81 अरब रुपए का था, तो बहरिया टाउन आखिर कौन से 480 अरब रुपए अपने पास रखे बैठा था? वो रकम कहाँ से आई, कहाँ खर्च हुई और उसका हिसाब किस दस्तावेज में मौजूद है?
ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका आज तक कोई वाज़ेह, काबिल फहम और दस्तावेजी जवाब सामने नहीं आया। उसके बरअक्स जब तमाम मंसूबों, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अराजी, तामीरात और मुश्तरका मंसूबों का माली जायजा लिया गया तो बहरिया टाउन का मौक़िफ़ ये सामने आया कि तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात और किलिम्स खुद बहरिया टाउन के हक में बनते हैं, क्योंकि मुताद्दिद डेवलप्ड मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमती असासे DHA के ज़ेरे तसर्रुफ चले गए, मगर उनकी मुकम्मल माली एडजस्टमेंट और रिकन्सिलिएशन कभी नहीं की गई। आदाद शुमार उस गैर मामूली फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। बहरिया टाउन कराची से 80 ज़मीन के एवज़ तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए फी एकड़ से ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 80 नौयत की अराजी DHA को तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से अलॉट की गई। यानी एक ही नौयत की जमीन की कीमत में तकरीबन 270 गुना से भी ज्यादा फर्क रखा गया। ये इम्तियाजी सुलूक इस हकीकत के बावजूद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर करार दे चुकी है कि तमाम इदारों और इंटेनिटीज के साथ यकसा सुलूक किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अमलन एक इदारे को जमीन तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ में दी गई, जबकि दूसरे इदारे से इसी नौयत की जमीन के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए फी एकड़ से जायद वसूल किए जा रहे हैं। अगर तमाम इंटेनिटीज कानून की नज़र में बराबर हैं तो फिर कीमत के तायुन में ये 270 गुना फर्क किस कानूनी, माली या अखलाकी उसूल के तहत पैदा किया गया? एक ही रियासत, एक ही खित्ते और एक ही नौयत की जमीन के लिए 2 मुख्तलिफ पैमाने कैसे इख्तियार किए जा सकते हैं? मसावी सुलूक का उसूल सिर्फ अदालती फैसलों में लिखने के लिए नहीं होता, इसका हकीकी इतलाक रियासती इदारों के फैसलों, जमीन की अलॉटमेंट और माली जिम्मेदारियों के तायुन ने भी नजर आना चाहिए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बहरिया टाउन कराची पर तकरीबन 460 अरब रुपए की माली जिम्मेदारी भी आयद हुई। बहरिया टाउन कराची का मौक़िफ़ ये है कि ये वो अराजी थी जो हुकूमत के साथ बाकायदा जमीन के तबादले, लैंड एक्सचेंज के जरिए हासिल की गई थी, मगर आज सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास तबादले में दी गई जमीन भी मौजूद है, जबकि इसी जमीन की कीमत भी बहरिया टाउन कराची से वसूल की जा रही है। दूसरे अल्फाज में बहरिया टाउन कराची के मौक़िफ़ के मुताबिक एक ही जमीन के एवज हुकूमत ने जमीन भी अपने पास बरकरार रखी और उसकी माली कीमत की अदायगी भी बहरिया टाउन कराची पर आयद कर दी, जिसे वो इंसाफ, मुसावात और तिजारती उसूलों के मनाफी करार देता है। इसके साथ ये हकीकत भी पेश नजर रहनी चाहिए कि बहरिया टाउन पर अब भी तकरीबन 372 अरब रुपए की डेवलपमेंट जिम्मेदारियां बाकी हैं। यानी इतनी मालियत के तरक्याती मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात और अराजी अभी भी अवाम, अलॉटीज और सरमायाकारों को फराहम की जानी बाकी है। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनकी तकमील के लिए मुसलसल सरमाया, तामीराती सरगर्मी और कारोबारी तसलसल नागुजीर है। अब अगर एक तरफ 480 अरब रुपए की अदायगी, दूसरी तरफ 372 अरब रुपए की जारी तरक्याती जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियों पर मुसलसल पाबंदियां और रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, तो एक निजी इदारा अपनी कानूनी, माली और मुआहिदाती जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा? इस पसे मंजर में ये हकीकत रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि असल तनाज़े सिर्फ हिसाबात का नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से मुसलसल फरार और उनका बोझ दूसरे फरीक पर मुंतकिल करने का है। बहरिया टाउन ने मुताद्दिद मौक़े पर DHA को पेशकश की कि दोनों फरीक एक मेज पर बैठकर मुकम्मल रिकन्सिलिएशन करें, तमाम हिसाबात का आज़ादाना ऑडिट कराया जाए और हर दावे और हर अदायगी का असरनवो जायजा लिया जाए, लेकिन इस दावत का कभी मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। दरखास्त आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की मुताल्लिका दफात के तहत दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले तमाम बुनियादी मुआहिदों, ज़िमनी मुआहिदों, सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एग्रीमेंट्स और वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर ये शर्त मौजूद है कि अगर मुस्तक़बिल में कोई तनाज़े पैदा हो तो उसका फ़ैसला अदालत में मुकदमा चलाकर नहीं बल्कि आर्बिट्रेशन के ज़रिए किया जाएगा। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत को बताया है कि उसने मुताद्दिद मरतबा कानूनी नोटिसेस, खुतूत और दरखास्तों के जरिए मुद्दा अलीहान को आर्बिट्रेशन के अमल का आगाज करने की दावत दी, ताहम उनकी जानिब से ना तो आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया गया और ना ही मुआहिदों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए ताउन किया गया, जिसके बाइस अदालत से रुजू करना नागुज़ीर हो गया।
درخواست کے مطابق یہ تنازع کسی ایک منصوبے یا ایک معاہدے تک محدود نہیں، بلکہ گزشتہ تقریباً 20 برسوں کے دوران بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اور دیگر فریقین کے درمیان ہونے والے متعدد مشترکہ ترقیاتی منصوبوں، مالی معاملات، زمین کی ترقی، انفراسٹرکچر، مارکیٹنگ، ریونیو شیئرنگ، اکاؤنٹس، آڈٹ، سیٹلمنٹس اور انتظامی معاملات سے متعلق ہے۔ درخواست میں جن بڑے منصوبوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے ان میں ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن، ڈی ایچ اے ویلی، ڈی ایچ اے ایکسپریس وے، سیرین سٹی، ای او بی آئی کمرشل منصوبہ، بحریہ بزنس بے، سپرنگ کیٹیجز، ڈیفنس ولاز، مختلف رہائشی و کمرشل سیکٹرز، جوائنٹ وینچر منصوبے اور جے وی ایم سی کے زیر انتظام دیگر ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ درخواست میں 2008 سے لے کر 2023 تک مختلف ادوار میں ہونے والے درجنوں معاہدوں، ایڈینڈمز، سپلیمنٹری ایگریمنٹس، سیٹلمنٹ فریم ورک، فائنینشل ایڈجسٹمنٹ ایگریمنٹس، جے وی آر سی کارروائی، وے فارورڈ ایگریمنٹ 2018 اور فائنینشل سیٹلمنٹ ایگریمنٹ 2018 کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اصل معاہدے خفیہ نوعیت کے ہیں۔ درخواست کا ایک اہم اور غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے متعلقہ معاہدوں کی نقول درخواست کے ساتھ منسلک نہیں کی۔ اس حوالے سے کمپنی نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ تمام معاہدے کانفیڈینشلٹی کلاز کے تحت ہیں، جن میں رازداری کی واضح شرائط موجود ہیں۔ انہی شرائط کی وجہ سے کمپنی ان معاہدوں کو یک طرفہ طور پر عوامی عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ تاہم بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے اس معاملے میں عدالت کے سامنے اپنی مکمل رضامندی بھی پیش کر دی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو اصل معاہدے مدعا علیحان سے طلب کیے جائیں۔ عدالت انہیں سیل کر میں دیکھ سکتی ہے۔ عدالت ان کیمرہ کارروائی کے ذریعے ان کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالت رازداری برقرار رکھنے کے لیے کانفیڈینشلٹی انڈرٹیکنگ بھی لے سکتی ہے، یا عدالت جو بھی مناسب حفاظتی طریقہ اختیار کرے، بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اس پر مکمل آمادہ ہے۔ کمپنی نے عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ اصل معاہدے اور متعلقہ دستاویزات زیادہ تر مدعا علیحان کے قبضے اور تحویل میں موجود ہیں، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ عدالت انہی کو حکم دے کہ وہ اصل ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کریں۔ درخواست میں عدالت سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ تنازع اربوں روپے کے منصوبوں، زمین، مالیاتی معاملات اور حساس ریکارڈ سے متعلق ہے، اس لیے عدالت عبوری احکامات جاری کرتے ہوئے مدعا علیحان کو ہدایت دے کہ وہ اصل معاہدے، ایڈینڈمز، فائنانشل ریکارڈ، جے وی ایم سی کا ریکارڈ، بینک ریکارڈ، آڈٹ رپورٹس، اکاؤنٹس، منصوبہ جاتی دستاویزات، زمین کا ریکارڈ، مشینری، اثاثہ جات اور دیگر متعلقہ مواد کو محفوظ رکھے اور کسی بھی قسم کی تبدیلی، تلفی، منتقلی یا ضائع کرنے سے گریز کرے تاکہ آربیٹریشن کے دوران تمام شواہد اپنی اصل حالت میں دستیاب رہے۔ معزز عدالت نے درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد اسے باقاعدہ رجسٹر کرتے ہوئے تمام مدعا علیحان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور انہیں مقررہ تاریخ پر عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ تنازع دبئی میں بین الاقوامی ثالثی کے سپرد کیا جانا ضروری ہے، جہاں آزاد اور غیر جانبدار ثالث تمام ریکارڈ، سابقہ ثالثی، کمیٹی کی کارروائی، مالی دستاویزات اور فورنزک آڈٹ کی روشنی میں حتمی فیصلہ صادر کرے۔ لہٰذا استدعا ہے کہ اس تمام تنازع کو دبئی میں بین الاقوامی ثالثی کے لیے بھیجا جائے، سابقہ ثالثی اور کمیٹی کا مکمل ریکارڈ طلب کیا جائے، ایک آزاد بین الاقوامی فورنزک آڈٹ کرایا جائے اور حتمی فیصلے تک بحریہ ٹاؤن کے خلاف 480 ارب روپے کے متنازع مطالبے یا کسی بھی قسم کی یک طرفہ کارروائی کو معطل رکھا جائے۔ دنیا بھر میں جب کوئی نجی ادارہ ایک میگا پروجیکٹ، بلند و بالا عمارت یا ہاؤسنگ اسکیم تعمیر کرتا ہے تو ریاست اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، سرمایہ کاری کو تحفظ دیتی ہے اور معاشی سرگرمی کو فروغ دیتی ہے۔ لیکن اگر انہی منصوبوں کو منجمد کر دیا جائے، اثاثوں پر قدغنیں لگا دی جائیں، سرمایہ کاری کو غیر یقینی بنا دیا جائے اور کاروبار کو مسلسل رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کا نقصان صرف ایک کمپنی کو نہیں بلکہ ہزاروں سرمایہ کاروں، الٹیز، ملازمین اور پوری قومی معیشت کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ تنازع صرف بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے درمیان ایک مالی یا قانونی اختلاف نہیں رہا،
बल्कि ये सरमायाकारी, मुआहिदों की पासदारी, रियासती पॉलिसी, कारोबारी एतमाद और कानून की हुक्मरानी का मामला बन चुका है। जब तक तमाम मामलात का शफ़ाफ, गैर जानिबदार और दस्तावेजी बुनियादों पर रिकंसिलेशन नहीं किया जाता, इस तनाज़ा का पायदार और मुनसिफाना हल मुमकिन नहीं। अब ये मामला बाकायदा अदालत के सामने है। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने सीनियर सिविल जज रावलपिंडी की अदालत में सालिसी एक्ट 1940 की दफात 8, 20 और 41 के तहत दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सालिस और सालिसी ट्रिब्यूनल की तकर्रुरी और तमाम तनाज़ात को सालिसी की तरफ भेजने की इस्तदा की गई है। इसमें डीएचए, हबीब रफीक, पेट्रो ट्रेड और जॉइंट वेंचर्स मैनेजमेंट कंपनी DBH-JVMC को फरीक बनाया गया है। उन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों, अलॉटीज और दीगर मुताल्लिका हलकों ने इस अदालती पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया है। उनके मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मुख्तलिफ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार थी, जिसकी वजह से न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि मंसूबों से वाबस्ता हजारों खानदानों और कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। उनका कहना है कि अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत एक आज़ाद आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर देती है तो तमाम तनाज़ात एक मुनज़्ज़म और कानूनी फोरम पर ज़ेरे समात आएंगे, जिससे तवील अरसे से जारी गैर यकीनी कैफियत के खात्मे, मामलात में शफ़ाफियत पैदा होने और तनाज़े के मुस्तकिल और कानूनी हल की जानिब अमली पेशरफ्त की उम्मीद पैदा होगी। ये सब वाक़यात किसी एक मुकदमे या एक इदारे की कार्रवाई तक महदूद नहीं, बल्कि एक ऐसे तसलसल की कड़ियाँ हैं जिन्होंने बहरिया टाउन और उससे वाबस्ता लाखों शहरियों, सरमायाकारों, मुलाजमीन और रिहायशियों को मुसलसल गैर यकीनी माली नुकसान और इंतजामी इंतशार में मुब्तला कर रखा है। अगर उन तमाम मामलात को एक साथ रखा जाए तो ये एहसास शिद्दत से उभरता है कि हर मर्तबा जब बहरिया टाउन किसी एक कानूनी या इंतजामी बुहरान से निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक नया मुकदमा, एक नई पाबंदी, एक नई जब्ती या एक नई रुकावट खड़ी कर दी जाती है। गोया मसला हल करना मकसूद नहीं बल्कि मसला जिंदा रखना मकसूद है। इस सिलसिले का सबसे नुमाया और दर्दनाक बाब पाकिस्तान की सबसे बुलंदो बाला इमारत बहरिया आइकन टावर कराची है। दुनिया भर में बुलंद इमारतें सिर्फ कंक्रीट और फौलाद के ढांचे नहीं होती, बल्कि वो किसी भी मुल्क की मुआशी ताकत, सरमायाकारी के एतमाद, सयाहती कशिश और शहरी तरक्की की अलामत समझी जाती है। दुबई का बुर्ज खलीफा, मलेशिया के पेट्रोनास टावर्स और दीगर आलमी इमारतें अपने अपने ममालिक के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी, सयाहत और मुआशी सरगर्मियों का जरिया बने। इसी विजन के तहत पाकिस्तान में आइकन टावर तामीर किया गया था ताकि ये मुल्क की शनाख्त, कराची की शान और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एतमाद की अलामत बन सके। लेकिन अफसोस कि जिस इमारत को पाकिस्तान का फख्र बनना था, उसे मुसलसल कानूनी तनाजुआत, इंतजामी रकावटों और गैर जरूरी पाबंदियों की नजर कर दिया गया। आज 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की ये अजीम शान इमारत अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकी। हर बार जब एक मसला खत्म होने के करीब पहुंचता है तो उसके सामने एक नया मुकदमा खड़ा कर दिया जाता है। यूं महसूस होता है कि मकसद इमारत को चलाना नहीं बल्कि उसे मुसलसल बहरान में रखना है। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि बहरिया टाउन ने अपनी लागत पर आइकन टावर के साथ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए एक अवामी अंडरपास तामीर किया, जिसे गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से लाखों शहरी रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरिया टाउन इस अंडरपास की मिल्कियत नहीं मांगता, न उससे कोई माली मनफात हासिल करना चाहता है। वो सिर्फ उसकी सफाई, देखभाल और मेंटेनेंस की इजाजत चाहता है ताकि शहरी महफूज और साफ माहौल में सफर कर सकें। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे ये बुनियादी इजाजत भी नहीं दी जा रही। सवाल ये है कि अगर कोई उदारा अपनी लागत से बनाई गई अवामी सहूलत की सफाई भी नहीं कर सकता तो उसका नुकसान किसका है, बहरिया टाउन का या आवाम का? उससे भी ज्यादा अफसोसनाक हकीकत ये है कि आइकन टावर जैसे अरबों रुपए मालियत के कौमी उसासे को अमलन मुख्फल कर दिया गया है। उस इमारत में अरबों रुपए की जदीद मशीनरी नस्ब है जिसकी मुसलसल मेंटेनेंस नागजीर है। इतनी बुलंद इमारत में स्यूरेज, ड्रेनेज, फायर सेफ्टी, लिफ्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स और ज़ेरे ज़मीन पंपिंग सिस्टम्स का बाकायदा चलते रहना सिर्फ एक इंतजामी ज़रूरत नहीं बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा है।
इमारत की तह में पानी जमा हो जाना, निकासी आब के निज़ाम में खराबी पैदा होना या मशीनरी के मुसलसल बंद रहने से तकनीकी नुकसानात पैदा होना किसी भी वक्त नाकाबिले तलाफी सानहे का बायस बन सकता है। अगर खुदा नख्वास्ता इस कौमी असासे को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? क्या सिर्फ इसलिए कि एक कानूनी तनाज़ा मौजूद है? अरबों रुपए की कौमी सरमायाकारी को तबाह होने के लिए छोड़ देना रियासती जिम्मेदारी के तकाजों से मुताबिकत रखता है। सिलसिला यहाँ नहीं थमता। FBR पीछे क्यों रहे? रियासती उदारों को ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसे ये उदारे बहरिया टाउन के लिए ही बनाए गए थे। इसी तसलसल में बहरिया टाउन पर 26 अरब रुपए की टैक्स जिम्मेदारी आयद की गई। मुताल्लिका ट्रिब्यूनल ने तफसीली कानूनी जायजे के बाद बहरिया टाउन के हक में फैसला दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंसाफ के बुनियादी उसूलों पर संगीन सवालात खड़े करता है। नोटिस जारी हुआ, अगले ही दिन मुकदमा मुकर्रर हुआ, इसी दिन समाअत मुकम्मल हुई और इसी दिन फैसला भी सादिर कर दिया गया। यूं ट्रिब्यूनल के तफसीली फैसले को अमलन गैर मुअस्सिर बना दिया गया। इससे भी बढ़कर ये कि बहरिया टाउन के लिए ऐसा अलग टैक्स फार्मूला इख्तियार किया गया जो मुल्क की किसी दूसरी रियल एस्टेट कंपनी पर नाफिज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मुताद्दिद फैसलों में वाज़ेह करार दे चुकी है कि तमाम वसूलियां आमदन नहीं होती और हर वसूल शुदा रकम को आमदन तसव्वुर करके टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बहरिया टाउन के मामले में तमाम वसूलियों को बिला इम्तियाज आमदन तसव्वुर करके टैक्स का तखमीना कायम किया गया। गोया कानून नहीं बल्कि शख्सियत बुनियाद बन गई। इस टैक्स तनाज़ो को हतमी कानूनी अंजाम तक पहुंचने का मौका भी नहीं दिया गया। जब मामला अभी मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स पर ज़ेर गौर था और सुप्रीम कोर्ट में मुतल्लिका कार्रवाइयां ज़ेर इल्तवा थी, इसी दौरान बहरिया टाउन के कीमती असासों की नीलामियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद के क्लब रोड पर वाक़े अरबों रुपए मालियत का प्लॉट इंतहाई कम कीमत पर नीलाम कर दिया गया। नीलामी कराने वाला भी वही इदारा, दावा करने वाला भी वही इदारा और नीलामी के खरीदार भी उन्हीं के मंजूर नजर अफराद। हैरत की बात यह है कि आज तक इस नीलामी की मुकम्मल रिपोर्ट भी अवाम या मुतल्लिका अदालतों के सामने पेश नहीं की गई। इसी तर्ज अमल को आगे बढ़ाते हुए बहरिया टाउन के रावलपिंडी कॉर्पोरेट ऑफिस नंबर 1, रावलपिंडी कॉर्पोरेट ऑफिस नंबर 2, अरीना सनीमा और दीगर असासों की बार बार नीलामियों का ऐलान किया गया। एक नीलामी की कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद उसकी तौसीख नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई, लेकिन चंद माह बाद दोबारा नई नीलामी कर दी गई। सवाल ये है कि अगर पहली नीलामी कानूनी थी तो उसका नतीजा क्यों नहीं बताया गया, और अगर कानूनी नहीं थी तो दूसरी नीलामी किस बुनियाद पर की गई? क्या यही कानून की हुक्मरानी है या ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें शफाफियत की जगह इबाहम ने ले ली है? यही नहीं, कठार की जमीन तक को नीलामी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, हालांकि उससे मुताल्लिका कानूनी मामलात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। कानून का बुनियादी उसूल ये है कि जब आला तरीन अदालत किसी मामले पर गौर कर रही हो तो हतमी कार्रवाई से इज्तनाब किया जाता है ताकि अदालत के इख्तियार और इंसाफ के तकाजे मुतासर न हो, लेकिन यहाँ इस उसूल को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह बहरिया टाउन की दर्जनों कीमती गाड़ियाँ, जिनमें तकरीबन 1 दर्जन डबल कैबिन गाड़ियाँ भी शामिल है, मुख्तलिफ सरकारी और हसास इदारों की तहवील में है। उनके बारे में मुकदमात दायर हो चुके हैं, रिपोर्ट्स तलब की जा चुकी हैं, मगर आज तक ना मुकम्मल रिपोर्ट अदालतों में पेश की गई और ना ही उन असासों की मौजूदा हालत या कानूनी हैसियत वाज़े की गई। एक रियासत में किसी भी शहरी या इदारे के असासे अगर हुकूमती तहवील में हो तो कम अज कम उनका मुकम्मल रिकॉर्ड, इस्तेमाल और जवाबदेही तो होनी चाहिए। कराची में सूरत हाल इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। सफाई, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, बागबानी और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां कंपाउंड्स में बंद कर दी गई हैं। इन गाड़ियों को ना बहरिया टाउन इस्तेमाल कर सकता है, ना उन्हें फरोख्त किया जा सकता है और ना ही अवामी खिदमात के लिए निकाला जा सकता है। नतीजा ये है कि कचरा नहीं उठ रहा, घास नहीं काटी जा रही, सफाई मुतासिर हो रही है, पानी की फराहमी और सिक्योरिटी के इंतजामात कमजोर हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये सजा बहरिया टाउन को दी जा रही है या उन लाखों शहरियों को जो वहां रहते हैं।
अगर गाड़ियां कानूनी तहवील में हैं, तो कम से कम उन्हें अवामी खिदमात के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? क्या उनका बरसों तक एक कंपाउंड में खड़े खड़े नाकारा हो जाना ही रियासती मफाद है? इसी तरह बहरिया टाउन कराची 2 की जमीनें भी मुख्तलिफ पाबंदियों का शिकार है। वहां अरबों रुपए मालियत के पौधे और शजरकारी मौजूद है, जो माहौलियात, माहौलियाती तवाजुन और शहरी मुस्तकबिल के लिए एक कौमी सरमाया है। मगर इन पौधों को पानी देने, देखभाल करने और महफूज रखने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर ये सब सूख जाएं, तो नुकसान सिर्फ बहरिया टाउन का नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के माहौल, शहरी हसन और कौमी सरमाया का होगा। ये ऐसा ही मंजर है जैसे कोई शहर जल रहा हो और जिम्मेदार लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हों। आज सवाल सिर्फ बहरिया टाउन का नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी का यही मुस्तकबिल होगा? क्या हर वो मंसूबा जो कौमी मईशत, रोजगार और तरक्की की अलामत बन सकता है, इसी तरह मुकद्दमात, पाबंदियों, नीलामियों और इंतजामी रुकावटों में उलझा दिया जाएगा? क्या हम हर बार तारीख के मोड़ पर खामोश तमाशाई बनकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करें कि जब कौमी असासे बर्बाद हो रहे थे, जब अरबों और खरबों रुपए की सरमायाकारी मफलूज की जा रही थी, जब लाखों शहरियों की बुनियादी सहूलियात मुतासर हो रही थी, तब क्या हम सिर्फ देखते रहे? कहीं ऐसा न हो कि कल तारीख के चौराहे पर खड़े होकर हमें ये एतराफ करना पड़े कि नुकसान सिर्फ एक कंपनी का नहीं हुआ था, बल्कि हमने अपनी ही मईशत, अपने ही सरमायाकार के एतमाद, अपने ही शहरियों की सहूलत और अपने ही मुस्तकबिल को अपने हाथों से कमजोर कर दिया था।